Hey guys, this is Subham Singh. Welcome to Backbenchers Trust Your Struggles. In this lecture, we are going to deal with environmental engineering. And the previous lecture we have already discussed about physical water quality parameters. So in this lecture, I'm going to take chemical water quality parameters. अब जैसे कि जानते हैं जो हम लोग 5 सेंसेस से अपने जो भी पैरामीटर्स को डिडक्ट कर सकते थे वो तो आपके फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में आ गए। अब जो हम लोग अपने 5 सेंसेस से डिडक्ट नहीं कर सकते वो है केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। और इस केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में कुछ न कुछ तो केमिकल कंपाउंड होगा ही, जैसे कि क्लोराइड कंटेंट हुआ, नाइट्रोजन कंटेंट हुआ, एल्कालिनिटी में हम लोग रिएक्शंस देखेंगे, हार्डनेस में हम लोग रिएक्शंस देखते हैं। इसी प्रकार जो है केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले टीडीएस और पीएच को देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एल्कालिनिटी और हार्डनेस को देखेंगे, फिर बाकी बचे एक एक करके क्वालिटी पैरामीटर्स को, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं टीडीएस। अब जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि सॉलिड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सस्पेंडेड सॉलिड, दूसरा है डिजॉल्व सॉलिड, तीसरा है सल्फेबल सॉलिड। तो जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं उसको तो हम लोग अपने 5 सेंसेस से डिटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए उसको हम लोगों ने फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में रखा। और जो सल्फेबल सॉलिड होते हैं वो हम लोग वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में पढ़ते नहीं है। तो बचे कौन? डिजॉल्व सॉलिड। अब जो डिजॉल्व सॉलिड हैं ये आपके रॉ वाटर में डिजॉल्व के रूप में प्रेजेंट होंगे, मतलब वाटर के साथ डिजॉल्व के रूप में होंगे, इसलिए हम लोग इसको केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो डिजॉल्व सॉलिड हैं ये आपके रॉ वाटर में कैसे आए, मतलब प्रेजेंट कैसे होंगे। तो ये मेनली कई प्रकार से आ सकते हैं, जैसे कि अगर एग्रीकल्चर रन ऑफ जो होते हैं उससे आपके रॉ वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं, या सीवेज से भी हो सकते हैं, या वाटर ट्रीटमेंट केमिकल जो होते हैं उससे आपके जो है आयंस के रूप में प्रेजेंट हो सकते हैं। इसलिए जो है कई प्रकार से डिजॉल्व सॉलिड आपके रॉ वाटर प्रेजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि डिजॉल्व सॉलिड अगर आपके रॉ वाटर में प्रेजेंट है तो क्या ये आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल है या नहीं। तो इसका सीधा सा आंसर है इट डिपेंड्स, मतलब कि ये डिपेंड करता है कि आपके रॉ वाटर में किस प्रकार का डिजॉल्व सॉलिड प्रेजेंट है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके रॉ वाटर में आर्सेनिक प्रेजेंट हो गया, या लेड प्रेजेंट हुआ, या कैडमियम प्रेजेंट हो गया, तो ये सब पॉइजनस जो है तो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होंगे। इसी प्रकार अगर आपके रॉ वाटर में साल्ट प्रेजेंट हुए कैल्शियम क्लोराइड के रूप में, या कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के रूप में, तो वो हार्डनेस और एल्कालिनिटी को लाएंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने ही वाले हैं। तो इस प्रकार अगर आपके जो है मैग्नीज प्रेजेंट हो गया तो आपके रॉ वाटर को या का जो है कलर उसका ब्राउन कर देगा, या फेरस प्रेजेंट हो गया या आयरन कुल मिला प्रेजेंट है तो रेड कलर दे देगा, हार्डनेस इंक्रीज कर देगा, कोरोजन आता है अगर आपके रॉ वाटर में जो है आयरन प्रेजेंट है। तो इसलिए इट डिपेंड्स, मतलब आपके रॉ वाटर में किस प्रकार का डिजॉल्व सॉलिड प्रेजेंट है। तो अब इसका हम लोग, क्योंकि अगर जो है डिजॉल्व सॉलिड प्रेजेंट है तो वो जो है आपके रॉ वाटर के लिए हेल्थ के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए हम लोग इसका मेजरमेंट कर सकते हैं कि आपके रॉ वाटर में कितना डिजॉल्व सॉलिड प्रेजेंट हो सकता है, मतलब इसकी परमिसिबल लिमिट क्या होगी। तो इसकी परमिसिबल लिमिट होती है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 500 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब अगर आपके रॉ वाटर में 1 लीटर में 500 मिलीग्राम डिजॉल्व सॉलिड प्रेजेंट है तो आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है। ये तो हो गया अब सिंपल। अब इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो मेजरमेंट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो होते हैं इसका हम लोग एक निकालते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं टोटल सॉलिड जो होते हैं वो सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिजॉल्व सॉलिड इक्वल होता है। अब हम लोग अगर टोटल सॉलिड पता चल जाए, सस्पेंडेड सॉलिड पता चल जाए तो डिजॉल्व सॉलिड आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं टोटल सॉलिड हम लोग कैसे निकालते हैं। एक कंटेनर ले लीजिए जिसका वेट आप मान लीजिए W1 है, एक दूसरा कंटेनर ले लीजिए, इसमें आप अपना जो सैंपल है वो डाल दीजिए, मतलब रॉ वाटर को आप डाल दीजिए। अब इसको हम लोग 104 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक 5 to 6 आवर तक इवेपोरेट, मतलब हीट करते हैं। तो जो वाटर है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, बाकी बचेगा क्या? सॉलिड और कंटेनर का वेट। तो जो सॉलिड और कंटेनर का वेट बचेगा इसको हम लोग वेट करते हैं, ये हो गया W2।
मान लो यहाँ पे हम लोग जो सैंपल लिए थे रा वाटर का वो 20 ml का था। अब यहाँ पे जो है टोटल सॉलिड कितना हो जाएगा, टोटल सॉलिड कितना हो जाएगा, ये जो वेट W2 है, तो W2 तो आपका टोटल वेट है, मतलब सॉलिड का भी और कंटेनर का भी। तो W2 माइनस ये कंटेनर का वेट अगर हम लोग इसमें से निकाल दें, तो W2 माइनस W1 अपान जितने का हम लोग सैंपल लिए थे VML, तो W2 माइनस W1 अपान V, ये हो गया आपका टोटल सॉलिड। अब टोटल सॉलिड तो हम लोग को पता चल गया। अब सस्पेंडेड सॉलिड कैसे निकालते हैं? अब सस्पेंडेड सॉलिड निकालने के लिए हम लोग एक फिल्टर पेपर लेते हैं, एक व्हाटमैन फिल्टर पेपर आप ले लीजिए, जिसका वेट मान लीजिए W1 है, कोई भी फिल्टर पेपर हुआ जिसका वेट W1 है। अब इस फिल्टर पेपर से हम लोग अपने रॉ वाटर को जो भी सैंपल है पास कराते हैं, मान लीजिए वो VML का हुआ। अब उसके बाद पास कराने के बाद तो जो डिजॉल्व सॉलिड है वो तो पास हो जाएंगे अपने रॉ वाटर के साथ, तो वो तो पास हो गए। बाकी यहाँ पे बचे कौन? सस्पेंडेड सॉलिड। तो जो अब इसको जो बचा रेजिड्यू है उसको हम लोग 104 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, उसके बाद उसका वेट करते हैं। तो जो वेट होगा वो तो आपका फिल्टर पेपर प्लस सस्पेंडेड सॉलिड का वेट होगा, इसलिए हम लोग इसको निकालते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड W2 हो गया वो वेट, तो W2 माइनस W1 अपान V है, ये हो गया आपका सस्पेंडेड सॉलिड। अब हमको सस्पेंडेड सॉलिड पता चल गया, टोटल सॉलिड पता चल गया, तो डिजॉल्व सॉलिड निकल जाए, क्योंकि टोटल सॉलिड इज इक्वल टू सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिजॉल्व सॉलिड। ये हमको पता चल गया, ये हमको पता चल गया, तो ये तो अपने आप आ जाएगा। ये तो हो गया आपका सिंपल सा डिजॉल्व सॉलिड निकालने का तरीका। एक इसका अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस भी होता है। अप्रॉक्सीमेट हम लोग इसको कैसे निकालते हैं? अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ TDS इज ऑफन मेड बाय डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर क्या होता है? ये होता है कि जो भी आपका रॉ वाटर है कितना अकाउंट, मतलब कितने आपके रॉ वाटर इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है, मतलब इट इज द एबिलिटी ऑफ कंडक्ट टू करंट, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका जो रॉ वाटर है वो कितना रॉ इलेक्ट्रिक करंट जो है कंडक्ट कर सकता है, वो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इसका फार्मूला है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन माइक्रोमोह पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिस उस वाटर का जितना भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा उसको अगर हम लोग 0.65 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके रॉ वाटर में डिजॉल्व सॉलिड कितना है वो पता चल जाएगा। तो ये तो हो गया आपका जो है अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। और टोटल डिजॉल्व सॉल्व मतलब TDS जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब अगर जितना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतना डिजॉल्व सॉलिड, क्योंकि आप यहाँ से फार्मूला देख ही सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिजॉल्व सॉलिड। ये तो हो गया। अब इसके मेजर सोर्स और माइनर सोर्स हम लोग देखते हैं। मेजर सोर्स आपके ये हुए सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोरीन, ये हो गया। माइनर सोर्स आपके ये हो गए कार्बन, नाइट्रेट, फ्लोराइड, बोरान, सिलिका, फेरस, ये तो माइनर सोर्स हो गए। अब इसका हम लोगों ने परमिसिबल लिमिट शुरू में ही देख लिया। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेबल लिमिट है 500 मिलीग्राम पर लीटर और काज फॉर रिजेक्शन है 200 मिलीग्राम पर लीटर। तो मतलब कि अगर आपके रॉ वाटर में 2000 मिलीग्राम पर लीटर से किसी भी, मतलब कि फार्म में आपके रॉ वाटर में इतना डिजॉल्व सॉलिड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और एक्सेप्टेबल लिमिट हमें 500 मिलीग्राम पर लीटर है। मतलब कि अगर आपके रॉ वाटर में 500 मिलीग्राम 1 लीटर में प्रेजेंट है तो आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है। तो ये तो हुआ आपका पहला केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। अब हम लोग देखते हैं सेकंड केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स विच इज पीएच। पीएच हम लोग हाई स्कूल इंटर में भी काफी पढ़ चुके हैं, तो इस पे ज्यादा हम लोग फोकस नहीं करते, सिर्फ जो है ऐसे उस पर फोकस जिस पे क्वेश्चन आते हैं, और इसके जो है सिंपल हम लोग थियरी देखेंगे, और जो न्यूमेरिकल्स हैं पीएच के वो हम लोग नेक्स्ट मतलब अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं जो कि गेट ईएस में पूछे जाते रहते हैं, अक्सर अक्सर गेट में आते हैं पीएच से न्यूमेरिकल, इसलिए हम लोग उसको अलग देखेंगे। इसमें जो है हम लोग मिक्स नहीं करेंगे, इसमें हम लोग सिर्फ थियरी देख रहे हैं। तो इसका जो है डिफिनीशन सिंपल है, pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration present in water
मतलब कि आपके रॉ वाटर में जितना निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है वो होता है पीएच, सिंपल फॉर्म। इसका जो है फार्मूला आप देख लीजिए, जो आपके डिफिनीशन है, डिफिनीशन से ये फार्मूला निकला है, पीएच इज इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस आयन। और इसका अगर हम लोग अगर निगेटिव लॉगरिथम होता है तो इससे मतलब होता है कि अगर एच प्लस आयन कंसंट्रेशन मतलब बढ़ा तो पीएच की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर पीएच की वैल्यू बढ़ा मतलब एच प्लस आयन कंसंट्रेशन कम, और अगर पीएच की वैल्यू बढ़ रही है मतलब कि वो बेसिक नेचर है। और बेसिक नेचर हम लोग जानते हैं कि एल्कालिनिटी होता है, जो कि एल्कालिनिटी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये अगर H प्लस आयन की वैल्यू कम हुई, कंसंट्रेशन कम हुआ, तो पीएच बढ़ेगा, और पीएच बढ़ेगा तो ये एल्कालिनिटी होगा। वाइस वर्सा मतलब अगर पीएच की वैल्यू कम हुई तो H प्लस आयन जो है बढ़ेगा, तो अगर H प्लस आयन बढ़ेगा तो मतलब उसका नेचर आपके रॉ वाटर का एसिडिक होगा। ये तो हो गया सिंपल सा। अब इसका जो है न्यूट्रल वाटर में H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों इक्वल होते हैं, जिसकी वैल्यू 10 टू द पावर -7 मोल्स पर लीटर होता है। और जो हमको H प्लस आयन या OH माइनस आयन लिखते हैं उसको हम लोग उसका कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में लिखते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कभी कभी मिलीग्राम पर लीटर दे दिया जाता है तो हम लोग उसको चेंज करके मोल्स पर लीटर में लिखते हैं, नहीं तो आपके सोल्यूशन आंसर गलत आ सकता है। और इसका एक फार्मूला और होता है जो कि है H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14। इससे हम लोग अब जब क्वेश्चन लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो ये जो है फार्मूला काफी जो है यूज होगा। तो जैसे अगर पीएच निगेटिव लॉगरिथम है H प्लस आयन का, तो उसी प्रकार OH होगा निगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन। तो ये सिंपल हो गया। अब पीएच को हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो पीएच इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं, और इसको हम लोग कलर इंडिकेटर से भी मेजर कर सकते हैं। कलर इंडिकेटर हम लोग मेनली दो प्रकार से इंडिकेटर यूज करते हैं, दो प्रकार का। पहला है मिथाइल आयरन, दूसरा है फिनाप्थलीन। मिथाइल आयरन जो है हम लोग 2.8 से 4.4 पीएच की वैल्यू पर जो है इंडिकेटर को यूज करते हैं। और ये एक एसिड इंडिकेटर होता है, क्योंकि अगर पीएच की वैल्यू कम है तो सिंपल सा एसिड इंडिकेटर होगा। और इसका जो है कलर रेड टू येलो, मतलब इनिशियल रेड से येलो हो जाता है। और जो दूसरा इंडिकेटर है वो है फिनाफ्थलीन। और फिनाफ्थलीन की मतलब ये तो हो गया पीओएच रेंज हो जाएगा 8.6 से 10.3, क्योंकि अगर पीओएच ज्यादा है तो ये बेसिक नेचर होगा, सिंपल सा। मतलब एल्कालिनिटी, मतलब अगर आपके रॉ वाटर में एल्कालिनिटी प्रेजेंट है तो वहां पे आप ये इंडिकेटर यूज कर सकते हो। और इसका जो है स्केल हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। C1 पर न्यूट्रल होता है, C1 से इधर आने पर एसिडिक होता है, C1 से इधर जाने पर बेसिक होता है। तो ये तो हुआ आपका टोटल डिजॉल्व सारे और पीएच। अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में एल्कालिनिटी और हार्डनेस को देखेंगे, उसके बाद और बाकी बचे केमिकल पैरामीटर्स को देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे पीएच के हुए, एल्कालिनिटी के हुए, हार्डनेस के हुए। इनके जो है ईएस गेट में क्वेश्चन आते रहते हैं न्यूमेरिकल के रूप में, तो हम लोग उसको देखेंगे। सो गुड बाय।